हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर 3 है ये। तो लेक्चर 2 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। ये 2nd यूनिट चल रही थी हमारी, फर्स्ट यूनिट पूरी हो चुकी है, तो आप चेक ज़रूर करना। तो इसमें पढ़ेंगे हम aufbau प्रिंसिपल यानी aufbau नियम। तो इसमें है जर्मन भाषा का शब्द है ये एक aufbau। तो ये aufbau एक सिर्फ नाम है, लेकिन ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये एक नाम है जो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। aufbau ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसे कहते हैं निर्माण करना, इसका अर्थ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस नियम के अनुसार परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि जो परमाणु होते हैं वे उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर होता है वे उसके बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। जैसे किसी हमने पढ़ा था, जैसे एक परमाणु है उसमें कैसे होता है, बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वे कक्षाओं के, जैसे ये KLMNO है, तो इसमें ऐसे नहीं भरेगा कि पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे भरेगा कि जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा और फिर उससे अधिक जिसकी ऊर्जा होगी फिर उसमें भरेगा, फिर उससे अधिक, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, पहले सबसे कम में, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले उपकोश में प्रवेश करेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ज़्यादा उपकोश वाले में, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में प्रवेश करते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। मतलब जब जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें सबसे पहले, फिर उससे अधिक वाले उपकोश में प्रवेश करेंगे, फिर उससे अधिक वाले में। तो इस नियम के aufbau ने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे उपकोशों में भरे जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये एक चार्ट है, आपको इसे याद करना होगा। तो इसमें देख लेते हैं हम 1s, जैसे के जो उपकोश होता है उसमें जो के कोश होता है उसमें कितने उपकोश होते हैं, एक होता है, तो उसमें क्या होगा, 1s उपकोश होगा। और जो दूसरा जो कोश होता है उसमें कितने उपकोश होते हैं, उसमें 2 उपकोश होते हैं, 2s और 2p। और थर्ड वाले कोश में कितने उपकोश होते हैं, 3, 3s 3p 3d। और फोर्थ वाले में 4 होते हैं, 5 वाले में भी 4 होते हैं, और 5th वाले में 3 होते हैं, और 7 वाले में कितने होते हैं, 6 वाले में 3 होते हैं, 7 वाले में 2 होते हैं। तो इन्हें हम ऐसे लिख लेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। और यहाँ पे सारे p वाले 2 3 4 5 6 7 p, यहाँ पे 3d 4d 5d 6d, यहाँ पे 4f 5f। ठीक है, इन्हें ऐसे लिख लेंगे। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 और फिर से 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले भरे जाएगा 1s उपकोश में। तो ऐसे हम ऐसे एक डॉटेड लाइन बना लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि पहले किस में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो पहले 1s में भरा जाएगा, फिर जब हम आगे को चलेंगे तो फिर किस में भरा जाएगा, 2s में, फिर आगे को चलेंगे फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे घूम घूम के। तो हमें पता चल जाएगा कि पहले कौन से उपकोश की ऊर्जा सबसे कम है, तो 1s की सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, 2s की, फिर आगे चलेंगे 2p की है उससे ज़्यादा, फिर 3s की है, फिर 3p की है। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन भरते चलाएंगे लास्ट तक। तो हम इसमें देख लेते हैं इसे सिंपल वे में कैसे याद कर सकते हैं हम। तो बहु इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये है। तो इसे हिसाब से हमने ये वाली श्रेणी बनाई है जिसमें 1s 2s 2p ये ऐसे लिखे जाते हैं, और आप इसे याद कर लेना, बहुत इजी है ये। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1h, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1s1। तो पहला उपकोश कौन सा था हमारा, 1s में भरा जाएगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 आएगा। तो He में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1s2। N में कितने हैं, 7, तो 1s2 2s2 2p 3। वैसे 2p 6 होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने भर जाएंगे, 3, क्योंकि 2 और 2 4 और कितने बचे, 3 बचे, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो 11 सोडियम में कितने आएंगे, 11 अन्य में 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये 1s2 2s2 2p कैसे आया, ये aufbau प्रिंसिपल के अनुसार आया, 1s 2s 2p। तो 1s2 2s2 2p6 ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है, 1s2 2s2 2p6।
2p3 और 11n में कितने भर जाएंगे 1s2 2s2 2p6 और कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 3s में आ जाएगा वो। ऐसे ही हम स्कैंडियम का भरेंगे 21sc का तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और कितना बचा 3d1। ये कितने टोटल कितने हुए 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 और एक 21 28 का ऐसे ही करेंगे तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसमें 21 था तो 1 बचा, इसमें 28 है तो 8 बचेगा क्योंकि 3d में कितने टोटल आ सकते हैं 10 आ सकते हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस नियम के अनुसार 3 नियम आते हैं। इस नियम में हम क्या क्या पढ़ेंगे n+n का नियम पढ़ेंगे, पाउली का वर्जन नियम पढ़ेंगे और हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम इस वीडियो में हम n+l और पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे और जो हुंड का नियम है वो अगली वीडियो में, और इसके अवभाव नियम के कुछ अपवाद भी हैं वो भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें n+l का नियम। इस नियम के अनुसार उस उपकोष की ऊर्जा न्यूनतम होती है जिसके लिए n+l का मान कम होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो n+l का नियम है उसके अनुसार उस उपकोष की ऊर्जा न्यूनतम होती है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस उपकोष की ऊर्जा सबसे न्यूनतम है, तो n+l के नियम के अनुसार पता चलेगा। जिसमें n+l का नियम l का मान कम होगा तो उसमें ऊर्जा उसकी कम होगी, जिसका n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो n+l में n क्या है, तो n क्या है, n है यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी होती है, जैसे हमने पढ़ा होगा क्वांटम संख्या, आपने 12th में पढ़ा हुआ है क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी होती है, जैसे हमने ये 1s 2s 2p 6p 7s लिखा है तो इसमें जो हमारा कोश की संख्या है तो इसमें कोश कितने कौन सा है फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें 6, इसमें 7th कोश है। तो यही हमारी क्या होगी मुख्य क्वांटम संख्या होगी। और l क्या होता है, द्विगांशिक क्वांटम संख्या। द्विगांशिक क्वांटम संख्या का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने देखा है अगर हमारा l का मान कितना होगा, अगर हम देखेंगे जैसे हमने उपकोष ये पढ़ा है SSPPS, ये देखने हैं हमें L के लिए। तो अगर हमारा SPDF है ये, तो हम इसमें L का मान कैसे निकालेंगे, हमारे उपकोष कितने होते थे 4 SPDF उपकोष। तो उपकोष हमारे SPDF है तो इसमें L का मान क्या होगा, S के लिए होगा 0, P के लिए होगा 1, D के लिए होगा 2 और F के लिए होगा कितना 3। तो इसे आप याद कर लेना, इससे आप L के मान निकाल सकते हो। ठीक है, SPDF के लिए L के मान कितने होंगे 0 1 2 3। तो इसी प्रकार हम यहाँ ऐसे रखेंगे, L के S के लिए क्या रखेंगे 0, S के लिए 0, P के लिए 1, P के लिए 1 और S के लिए 0, और D होता तो 2 रखते और F होता तो 3 रखते। तो इसलिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 1 0 1 2 0 2 2 + 1 3 6 + 1 7 7 + 0 7। तो ये आ गए इनके l+l के मान। तो इसमें क्या कहा गया था, जो l के मान कम होंगे तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी। तो इसमें अगर हम इसे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखें तो इसमें से सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसके l+l का मान इन सब में से सबसे कम है। तो इसकी सबसे कम ऊर्जा, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे 1s में। ठीक है, फिर किसकी है 2s की, 2s लिख लेंगे। फिर किसकी है इनमें सब इससे 2 से ज़्यादा 3 की, तो 2p। फिर इन दोनों में अगर हम देखते हैं कि दोनों की n+l के मान सेम है तो हमें कैसे पता चले कि किसकी ऊर्जा कम है। तो जो जिसका उपकोष, ये जो हमने कोष पढ़ा है ये 6 कोष में है और ये 7 कोष में है। इसका ऑर्बिट कौन सा है 6 और इसका कौन सा है 7। तो इसमें से जिसका कम, ये वाले पहले उपकोष पहले आएगा तो ये पहले उपकोष है तो इसमें सब कम ऊर्जा होगी, फिर उससे अगले वाले में ज़्यादा होगी। तो ये छोटा है ये बड़ा है तो इसमें छोटे वाले में कम ऊर्जा होगी और जो बड़े वाला कोश है तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। यदि 2 या 2 से अधिक उपकोष के लिए n+l के मान समान हो तो उस उपकोष की ऊर्जा उस सबसे कम होगी जिसके लिए n का मान न्यूनतम होता है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो अगर हमारे n+l के मान दोनों के सेम आए, मतलब 2 से अधिक के जो परमाणु होते हैं उनमें सेम आए दो, तो हम कैसे पता चलाएं कि किसकी ऊर्जा कम है। तो जिसका n का मान मतलब कोष जिसका कम छोटा होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी न्यूनतम होगी।
सबसे कम ऊर्जा होगी जिसके लिए n का मान न्यूनतम होगा। तो n का मान कौन सा होता है? तो हमने ये बताया कि ये जो है ये 6 ये n होते हैं, तो इनमें से n किसका छोटा है? ये वाला, तो इसकी ऊर्जा कम होगी, फिर इसकी होगी अधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? पाउली के अपवर्जन नियम में किसी परमाणु के एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो कक्षक होता है वो कैसा होता है? जैसे हम कक्षक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक बॉक्स से। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो एस उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? सिर्फ एक होता है, उसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो इनके चक्रण कैसे हैं? ऊपर को एक नीचे को, तो विपरीत दिशा में एक दूसरे के अपोजिट है। तो 2He में 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो इसमें कैसे हो गए इसके इलेक्ट्रॉन? एक ऊपर को एक नीचे के, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसके अतिरिक्त इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो इसके अतिरिक्त भी है इसमें एक पॉइंट, किसी परमाणु में उपस्थित जो ये परमाणु है इसमें किसी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें एक ऊपर एक नीचे को जिसका चक्रण है, तो उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो हमने क्वांटम संख्या पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो हम आगे पढ़ाएंगे, आप समझ लेना। तो जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती है? के N L M S। तो N कौन सी होती है? मुख्य, और L कौन सी होती है? द्विगांशी, M होती है चुंबकीय, और S होती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम इसमें क्या कहा गया था कि किसी भी जो परमाणु होता है उसमें चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। तो देखते हैं कैसे समान नहीं हो सकती। जैसे हमने ऊपर देखा 2He का एग्जाम्पल, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा इसका? 1s2। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चक्रण करेगा, एक नीचे की ओर। तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकलेगी? n = 1, L = 0, M = 0, S = +1/2। तो ये कैसे आई? ये n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या हमने बताई कौन सी होती है। जैसे इसका हम कोश देखें तो इसमें कोश कौन सा है? फर्स्ट। तो इसका n क्या होगा? 1। तो अगर ये कौन सी L क्वांटम संख्या कौन सी है? द्विगांशी क्वांटम संख्या। द्विगांशी क्वांटम संख्या का पता कैसे लगता है? जैसे S है तो हमने पीछे बताया SPDF, S के लिए क्या होगा? L का मान 0, तो L का मान 0 हो जाएगा। तो M कौन सी है? M का मान क्या होता है? ये कौन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो इसका मान 0 कैसे हुआ? तो M का जो मान होता है इसे याद कर लेना। जो M का मान होता है हम कैसे निकालते हैं? -L 0 सहित +L तक। ठीक है, ये हम M का मान निकालते हैं इस फॉर्मूले से। जो हमारा L का मान आया उसमें हम ये रखेंगे -L 0 और +1 ठीक है, ये M का मान होता है। तो इसमें L का मान क्या होगा? 0, तो 0 ही होगा। और अगर हम 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 आएगा इसका आंसर। अगर हम यहाँ देखते L का मान कितना है, अगर हम देखते L का मान 1 है तो हम इसमें ये रखते तो -1 आता, 0 आता और +1 आता। इस M के मान कितने आते? 3 आते, लेकिन यहाँ पे तो 0 ही है। L का मान तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। और इसका चक्रण, ये वाला चक्रण किसकी दिशा में है? ऊपर की दिशा में है, तो यहाँ पे ऊपर की दिशा बना देंगे। और S का मान क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि ये ऊपर की ओर है तो इसमें क्या आएगा? +1/2 आएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के देखते हैं तो इसमें भी ऐसे ही होगा। N का मान 1 होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट कोश है, तो N का मान क्या होगा? 1। हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, N का मान हमें पता चल जाएगा। फिर L का मान क्या होगा? इसमें भी S है तो 0 आ जाएगा। SPDF में 0 1 2 3 था तो 0, S के लिए 0 होता है। M के लिए अगर L 0 है तो M भी 0 होगा। और इसकी दिशा कैसी होगी? नीचे की ओर, तो इसे नीचे की ओर बना देंगे। और S का मान क्या होगा? -1/2। यहाँ क्या है? +1/2, यहाँ क्या है? -1/2। ये कैसा है? क्योंकि इसका चक्रण किस दिशा में? ऊपर की ओर, तो +1/2, और जो नीचे की ओर होगा उसका -1/2 होगा। ठीक है, ये है इसकी चारों क्वांटम संख्या है। तो यही था हमारा कौन सा? पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये PDF, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर ले। और हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे? उनका का अधिकतम बहुलकता का नियम, और इसके कुछ अपवाद हैं वो पढ़ेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे।
ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।